हेलो। 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 हाँ जी, सभी को नमस्कार। बताइए। क्या हाल है? कैसा कल जितनी चर्चा हुई उस पर कुछ ध्यान गया? हम्म। है। बहुत सारा गया। हाँ। माइक। हेलो। जो आपने कहा कि स्टेज सेट होने वाला जो कार्यक्रम था, मुझे ऐसा लगा कि वो कल हुआ, हम्म। क्योंकि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं थी अच्छे से, कुछ हद तक थी, और किस रूप में अध्ययन करना है या किस रूप में पठन करना है वो कल बहुत अच्छे से सेट हुआ कि सारी चीज़ें मतलब सेट हुई कि पठन किस मानसिकता में और किस प्रयोजन के अर्थ में या कैसे करना है, वो तीनों चीज़ें स्पष्ट। बढ़िया। और कुछ किसी का और गहरा ध्यान गया हो और कुछ? भैया यहाँ पर मतलब चित्त शुद्धि की बात हो रही है, लेकिन इस पे और ज़्यादा ध्यान गया कि जैसे हम अभी मन से चलते हैं तो मनमानी चलती हुई है, तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता फिर हम ही बनाते हैं। तो ये जो चित्त शुद्धि की बात हो रही है, लेकिन अभी देख पाते हैं कि मन से चलते हैं और पूरी मनमानी चलती है। तो जो अच्छा लगता है अनुकूल उसको स्वीकार करते जाते हैं, जहाँ प्रतिकूलता रहती है उसको छोड़ते जाते हैं। तो ये अनुकूलता के चक्कर में हम तो एकदम अकेले पड़ गए। अब क्षमा करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, ये मुझे ऐसा लगा। और फिर निष्कर्ष, जो सही निष्कर्ष है उसको भी यदि मेरे प्रतिकूल हैं तो मैं उसको होल्ड पे रख देती हूँ कि ठीक है ना, बाद में देखेंगे। जो अनुकूल निष्कर्ष है उसको लेते लेते आगे बढ़ते। तो ये जो आगे बढ़ते जा रहे हैं अनुकूलता के अनुरूप, तो यहाँ पर हम अकेले पड़ते जा रहे हैं, संबंधों में भी और जीने में भी। तो ये इस पर अच्छा ध्यान दें। देखिए, इसका मतलब इतना ही है कि पहले भी अनुकूलताओं में चल रहे थे, अब भी अनुकूलताओं में चल रहे हैं, केवल भाषा या स्थान बदला है। अभी हम विद्यार्थी नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने कल भी चर्चा किया था, जैसे कोई व्यक्ति अपने पति के प्रभाव में चल रहा है, कोई पत्नी के प्रभाव में। प्रभाव का मतलब है कि एक व्यक्ति घर में लीडिंग पोजीशन में। तो लेकिन ये बात भी इम्पॉर्टेंट है और आवश्यक भी है कि अल्टीमेटली मेरे पति का या मेरी पत्नी का उद्धार होने से मेरा उद्धार होता नहीं। और अब ये भी क्लैरिटी बन गई कि इस अस्तित्व में, ये अस्तित्व किसी नियम से संचालित है, इसमें मनमानी की जगह है नहीं। और कल भी ये चर्चा किया कि हमने ज़िंदगी भर क्या किया इसका पता 60 के बाद चलता है। पहले भी चल सकता है, 60 के बाद तो खुल्लम खुल्ला पता चलता है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति अपनी मनस्थिति के साथ होता है। जो कुछ मैंने ज़िंदगी भर किया है ना, वो मानसिकता मेरे साथ रहता ही है। और जैसे आपने कहा कि अकेले हो गए, उस समय बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं। अभी तो फिर भी जवानी साथ में होती है, जवानी साथ में होती है, पैसा साथ में होता है, प्रभाव साथ में होता है, अपने सपने साथ होते हैं, बहुत कुछ आवेश बने रहने के लिए बहुत कुछ साथ में अभी है। 60 तक ये भी साथ नहीं देता है। फिर एक्चुअल पता चलता है कि फिर वास्तव में भोगने के लिए शरीर भी नहीं बचा, वो तमाम प्रभाव क्षेत्र भी नहीं बचा, पैसा भी रखा है तो भी दिखता है, उसकी सीमा दिखाई देने लगती है ना। इतने सालों में मेरे को जो एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है कि तमाम तरह के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। और शिविर वो मैकेनिज़्म है जहाँ जो पत्नी अपने पति से शेयर ना करे या पति अपनी पत्नी से शेयर ना करे, वो चीज़ लोग हमसे शेयर कर लेते हैं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2000 करोड़ 10,000 करोड़ है ना, सेक्रेटरी और मंत्री, हाँ लास्ट में कुछ भी काम नहीं आ रहा है। लास्ट में काम आ रही है तो अपनी मनस्थिति ही काम आती है। अपनी मनस्थिति कैसी है, मैं अपनी मनस्थिति के साथ ही होता हूँ। जीवन के सामने सब कोई पॉइंट पे आके फीका पड़ जाता है। हमारा अधिमूल्यन लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है किसी भी चीज़ के बारे।
तो एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हमारा कोई ऐसी चीज़ से परिचय भी हुआ, हमारे परिवार में वो सहमति भी है और हमको वो अवसर भी मिला। तो यहाँ इस बात की ज़रूरत तो है कि हम जितना एफर्ट प्योरली उसमें डाल पाएँ और एक साधना की तरह से उसको कर पाएँ। और आखिर अपने बच्चों के लिए भी देने के लिए क्या है, बच्चों को कुछ बोल के नहीं दिया जाता है, वो तो जैसा हमारा आचरण है वैसा उनको दिखता है, बस इतना ही होता है। ये बोलने वाला एफर्ट हम बड़े लोगों के साथ ही चलता है, उसमें से भी कितना रिजल्ट आता है वो मैन टू मैन वेरी करता ही है। तो इस बात को अपने आप को कसने की ज़रूरत है कि मैं विद्यार्थी की कसौटी में आया हूँ कि नहीं आया हूँ। विद्यार्थी की कसौटी का मतलब है कि इतनी बात कह रहे हैं ना कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो जिंदा रहना और जीने को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं पता कि आपके बीच में कितनी चर्चा हुई है नहीं हुई है, लेकिन हम जिंदा रहने की अनुकूलताओं को ही जीना माने रहते हैं। तो एक तो ये क्लियरली इसमें डिफरेंशिएट हो पाना कि क्या जीना नहीं है और क्या जीना है। क्योंकि आदरणीय बाबा जी भी जब बात करते थे तो एक लंबा समय गुजरा जब हमको लगता था कि यार जी तो रहे हैं, बार बार जीना क्यों बोलते। मतलब ये 2, 3, 4 साल 5 साल गुजर गया। मेरे को 2003-4 का याद है जब मैं शिविर भी लिया करता था और मेरे को लगता था कि जीना ये बोल तो रहे हैं यार, हमारे जीने में तब उस जीने का आज जो क्लैरिटी है वो उस समय नहीं था, जबकि 4 साल हो चुका था। तो इसका मतलब है कि दर्शन वो चीज़ है कि जो कि एक अनुभवमूलक अभिव्यक्ति है। अनुभवमूलक अभिव्यक्ति हमारे वर्तमान चित्त के साथ मैच करे, चल सकें हम उसके साथ, तो उसके लिए अपने आप से बातचीत करना एक मुख्य काम है। क्लैरिटी होना हमारे पास कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, और फिर उसके साथ अपने आप से बात करना कि मैं इसमें मैं क्यों चल रहा हूँ, मैं इसको क्यों करना चाहता हूँ, नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। रिवर्स में सोच के देखो, नहीं करूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, संसार चल ही रहना, रुक थोड़ी गया है। तो कोई एक पॉइंट निकल के आएगा जब लगेगा कि नहीं मेरे इसके बिना नहीं चलेगा। आवश्यकता के बिना उपलब्धि नहीं है। जब तक कोई चीज़ की आवश्यकता मुझको अपने गहरे में फील नहीं होती है, तो इस बात को भी जांचने की ज़रूरत है कि मैं अपने प्रेरणा से चलता हूँ कि वातावरण की प्रेरणा से या परिवार की प्रेरणा से चलता हूँ। बुरा कुछ नहीं है, पहचान लेने की ज़रूरत है, कुछ गलत नहीं है। हर आदमी किसी न किसी की प्रेरणा से किसी समय तक चलता ही है। कोई पॉइंट आता है जब वो 100 प्रेरणा से चलता है, तो मतलब बाहरी प्रेरणा आवश्यक है ही है, लेकिन मैं अपनी 100 प्रेरणा में हूँ कि नहीं हूँ, पहचान लेने से अच्छा रहता है। तो ऐसा स्क्रू टाइट करके चलो। हाँ जी, और बोलिए। और किसी को कोई शेयरिंग? कल जितनी चर्चा हुई। हाँ, माइक। वो चर्चा में तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आया, पर ये जैसे कल थोड़ी शेयरिंग भी हुई थी कि एक सवाल तो मेरा ये बना कि जैसे भारती दीदी ने भी मतलब कहा था कि वो जो 6 महीने हैं उनमें आपस में क्षमा ये सब नहीं होता है। मतलब ये है कि किसी ने कहा नहीं था, वो मेरा पर्सनल सवाल है कि इसमें क्षमा मुझे लगता है कि नहीं होता है। 6 महीने जब क्षमा होगा तो जब हम लोग क्षमा करेंगे तो अपने लोगों को ही तो करेंगे, जो दूसरे लोग हैं वो अच्छा, यहाँ जो हैं ये अपने नहीं हैं। वाह रे, कुछ और कहना चाह रहे हो? यहाँ जो हैं उनके साथ में कोई संबंध है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो ही जाती हैं जो किसी को खराब लगती हैं या हमको खराब लगती हैं। हाँ। आदमी आदमी के साथ रहेगा और उसका अधूरापन पता ना चले, ऐसा होता नहीं। दूसरे को पता नहीं चलेगा तो अपने को तो चलता ही है। मेरा भाव और विचार लोगों के लिए कैसा है, अपने को तो पता चलता ही है। और अपने को पता चलता है, अपनी गलती पकड़ में आती है, या तो उसको हैंडल करेंगे या अपराध बोध में जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि घर जाके ही कुछ होगा। और घर जाके भी, और घर से दूर भी हैं तो उनकी फ़ोटोकॉपी तो सब अंदर रखी है, और वो तो बार बार अपने भाव विचार में चलता ही रहता है। दूर कहाँ है? दूरी शरीर और शरीर के बीच में है, जीवन और जीवन के बीच में कोई दूरी नहीं। तो बताओ। अच्छा, तो मतलब ये जो शिविरार्थी हैं तो इनके साथ भी कोई संबंध तो हम लोग महसूस करते? हाँ, महसूस करते हैं कि उसको ठीक से पहचानने की ज़रूरत है। किस अर्थ में हम संबंधी हैं, किस अर्थ में हम साथ साथ हैं, तो ही उसका आदान प्रदान भी उस संबंध को स्वीकारने के बाद ही कोई आदान प्रदान है।
है ना। हम एक ग्रुप में अजनबी के रूप में भी रह सकते हैं और हम एक ग्रुप में एक संबंध को पहचान के भी रह सकते हैं, लेकिन दोनों में क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, इंटेंसिटी का फ़र्क आ जाता है। वो ऐसी बात हुई थी, मैं बोली कि 6 महीना हम जब रह रहे हैं तो शायद आप कुछ गलती करो तो मैं उसको आप थोड़ा ध्यान ना दूँ, तो फिर यहाँ पर जब तक हम संबंध नहीं रहेंगे, संबंध वाला भाव नहीं रहेगा, तब तक क्षमा वाला भाव तो रहेगा नहीं। फिर मैं अनदेखा करूँगी, चलो कोई बात नहीं इसको छोड़ दो, अब बताऊँगी भी नहीं कि गलती कर। जैसे क्षमा है कि विकास में उसके राज को वो कर देना, अनदेखा करके उसके नहीं, विकास आप में कुछ सहायता मत करो। सामने वाला 2 लोग बैठ के बात करके हंस रहे हैं, आपको उनको देख के भी प्रतिक्रिया हो सकती है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं आपके साथ। किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी के कपड़े से, किसी के जूते से, किसी के बाल से भी आपको प्रतिक्रिया हो सकती है। किसी के कलर से, किसी की गाड़ी से, किसी के पद से भी आपको प्रतिक्रिया हो सकती है। आदमी को खुली आँख है, कोई भी दृश्य सामने है, उसकी कोई तो दृष्टि होगी ही। और यदि प्रिय दृष्टि है तो वो प्रिय अप्रिय में जाएगा ही, अप्रिय स्वीकार होगा नहीं, तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी ही। इसका मतलब है कि बहुत सूक्ष्मता से हम अपने भाव और विचार को देखने की स्थिति में नहीं है। जब कोई जोर से चोट लगती है तभी पहचान में आती है, उसके पहले कुछ हो रहा है ये पता भी नहीं चल रहा है ना। फिर से घूम के वही कहूँगा कि यदि अपने भीतर, मैं कुछ गलत नहीं है लेकिन वो प्रोसेस ही है, लेकिन जब अपने भीतर ये संकल्प अपने भीतर आ रहा है कि मैं जैसा हूँ उससे मेरे को बेहतर होना है और मेरा बेहतर होना ही मेरा सुख है और यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी सफलता है, सब कॉर्नर से जोड़ के जब तक अपने भीतर ये निष्कर्ष अपने में स्थिर होता है ना, कि मेरा सुखी होना मेरे भाव और विचार पे निर्भर करता है, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए, सभी के लिए सुखदायी हो, ये मेरी ज़रूरत है। ये दूसरों के लिए, दूसरों का सम्मान करना दूसरों की ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए सही भाव रहना, मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी ज़रूरत है। आप अपने आप से बहुत बातचीत करने की ज़रूरत है। दूसरों से बातचीत करना एक भाग है, लेकिन ज़्यादा समय तो हम अपने साथ ही होते हैं। तो अपने आप से मैं क्या बातचीत करता हूँ, तो अपने आप से बातचीत करना, अपने आप से बातचीत करके जो 2 ही पार्ट हैं, भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन। तो जो भ्रम है, जो अधूरा है, इल्यूज़न है, उसकी समीक्षा हो सके कि भाई ये काम की चीज़ नहीं है। और काम की चीज़ नहीं है ये एक बार में छूटने वाला नहीं है, ये 1000 बार आएगा कि ये काम की चीज़ नहीं है, उसके बाद भी होगा, लेकिन उसका बल कम होते जाता है और कोई पॉइंट आने के बाद हैंडल हो जाता है। मानो ये जो उसमें देखो, पुरानी साधना और अब की साधना में क्या फ़र्क है। पहले साधना एकांतिक थी, अभी ये मानव की परस्परता में है। तो मानव की परस्परता में, अपने में, तो कल जो अपन चर्चा की है कि हर घटना मेरी स्थिति गति का आईना है। तो मेरी स्थिति गति को पहचानने में मेरे को बहुत मदद मिलती है जब मैं लोगों के साथ जीता हूँ। तो लोगों के साथ जब हम जी रहे हैं तो मेरे को मेरी स्थिति गति को पहचानने में मदद मिलती है, और यदि पूर्णता की छाया में हूँ तो उसको करेक्शन करने का काम मिल गया। लेकिन ये काम कब करेगा? ये काम तब करेगा जब यदि मेरे को लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में ही सारा सुख है, या उसी में मन इतना उलझा हुआ है, या अनुकूलता प्रतिकूलता कोई हमने सुख माना हुआ है, तो फिर इधर की आवश्यकता नहीं लगती। इसलिए बीच बीच में बाहर जाके शिविर करो। इस संस्थान में रह के भी ना उसी में गोल गोल घूम जाते हैं। अपनी जगह से 1000 किलोमीटर दूर जाना है कम से कम। 1000 किलोमीटर तक पुराने विचार पीछा नहीं छोड़ते। हेलो, हाँ जी, और बोलिए। हाँ, माइक। कल की चर्चा से तो काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर हुई, और जो एक खुद के अंदर जो चीज़ चल रही थी गलत, जिस पे ध्यान नहीं जा रहा था, उस पे भी ध्यान किया, और एक डायरेक्शन भी मिला इससे कि अभी अध्ययन कैसे और उसके बाद का क्या स्थिति होगा। क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा बना ही होता था कि 6 महीने के बाद क्या करना है, तो वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि 6 महीने के बाद कैसे वो चीज़ रिजॉल्व होगी फैमिली में जाके। एक तो वो चीज़ थी, और इस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान गया कि पूरे वक्त मेरे साथ जो पूर्ण चीज़ मुझे मिली है उस पे कभी मेरा ध्यान नहीं गया है, जो नहीं है उस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं। बस। और मतलब जो चीज़ करना है उस पे भी ध्यान नहीं जाता था इसी चक्कर तो में। ये 6 महीने में भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ,
कुछ नहीं होगा। और इससे एक और बड़ी दुर्घटना ये होने वाली है कि मैंने तो 6 महीने कर लिया है, दोबारा आप करोगे नहीं अब। इसलिए मेरा ये मानना है कि पहला शिविर ऐसा हो जाए जिसमें एक शानदार हाइट हमको पकड़ में आ जाए, है ना, तो वो हाइट हमेशा हमारे ध्यान में रहती है, उसको लेके फिर आगे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। 6 महीने का अध्ययन शिविर तब किया जाए जब हमारा उसके लिए पीड़ा बन गई। पीड़ा बने बिना कोई चीज़ उपलब्ध होती नहीं। हम अपनी मान्यताओं में, अपने अहंकार में, अपने आप में जैसा भी हमने अपने आप को श्रेष्ठ माना हुआ है, हर चीज़ को उसी में घोलते रहते। तो ये अपने आप में एक सौभाग्य है कि हमको 6 महीने का समय हमने हमारी मानसिकता में आया भी, हमने निकाल भी लिया। लेकिन दुर्घटना ये भी है, यदि इससे भी उपलब्धि नहीं होगी तो अब कहाँ जाएंगे। ये बात भी ठीक है, क्योंकि रास्ता बंद नहीं हो गया है। 6 महीने करने के बाद ये ध्यान में आता है कि हाँ, दर्शन की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है, और इसके लिए 6 महीने के लिए मैं आने के लिए मेरी कितनी तैयारी हो, तो अगली बार मैं उस तैयारी के साथ में आऊँगा। और अगली बार आओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने का समय निकालो। मान लो आपने 3 महीने का भी निकाला, दर्शन पाठ पूरा किया, तो एक लेवल तक का काम हो जाता है। तो कम से कम कोई बात नहीं, यदि इस बार हम बहुत तैयारी के साथ नहीं हैं तो इस बार 6 महीने निकालने के बाद वो तैयारी मानसिक रूप से हो जाएगी कि वाकई में इसमें आने के लिए क्या मानसिक तैयारी की ज़रूरत है। तो यदि वो फ्रेम सेटिंग ठीक से नहीं है, मैं किस दृष्टि से अध्ययन करने के लिए आया हूँ, किस दृष्टि से मैं पठन करता हूँ, किस दृष्टि से मैं 24 घंटे संस्थान में रहता हूँ। किताब पढ़ रहे हैं केवल वही अध्ययन नहीं है ना, मैं सोच रहा हूँ वो भी अध्ययन है, मैं दूसरे को देख रहा हूँ वो भी अध्ययन है, मैं अकेला बैठा हूँ वो भी अध्ययन है, दूसरे से बात कर रहा हूँ वो भी अध्ययन है, और गौशाला में कोई काम कर रहा हूँ वो भी अध्ययन है। जब तक 24 घंटा उसमें विलय नहीं होगा, क्योंकि मेरा भाव और विचार तो 24 घंटे चलता है, तो अपने भीतर वो दृष्टि क्या बनी हुई है, वो आवश्यकता क्या चीज़ की बनी हुई है, जो आवश्यकता बनी हुई है वही काम होगा। नेगेटिविटी देख रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता देख रहे हो, है ना, बैठ के पुरानी घटनाओं को याद कर ले रहे हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पुरानी घटनाओं को याद मैं किस रोशनी में करता हूँ, दुख पाने के लिए करता हूँ, सामने वाले पे प्रतिक्रिया के लिए करता हूँ, या उसको मैं रिजॉल्व करने के लिए याद करता हूँ। कल ये चर्चा हुई थी अपनी कि सामने वाले ने जो कुछ भी किया वो भी किसी नियम से किया, और यदि मैंने जो कुछ भी किया अच्छा या बुरा किया वो भी किसी नियम से किया। क्या मैं दोनों तरफ नियम को पहचान पा रहा हूँ? नहीं पहचान पा रहा हूँ तो अभी हमारा मतलब प्रॉपरली पठन होने की ज़रूरत है, ताकि सूचना मेरे पास पूरी आ जाए। सूचना मेरे पास पूरी आती है तो मैं हर जगह में उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये तो तय हो गया कि मानव का कोई भी व्यवहार, है ना, मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन से बाहर नहीं है। यदि है तो फिर मैं उसको पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो अध्ययन तो स्वयं का ही है, दर्शन तो केवल आईना है। तो सारे पठन का इतना ही मतलब है कि मैं स्वयं को पढ़ने के लिए डायरेक्टली बिना किताब के तैयार हो गया। जिस दिन किताब छूट जाए और दर्शन मुझ में रह जाए, और वो पीड़ा भी हो, दर्शन एड्रेस भी हो, और जाने की इच्छा भी हो, तो दोनों को जांच सकते हैं, है ना, कि दर्शन का मेरे पास पूरी सूचना है कि नहीं, एक भाग, मेरी जाने की पीड़ा कितनी है, दूसरी भाग। तो दोनों में जो गैप है वो अपने को दिखता है, गैप दिखता है तो उसको पूरा कर सकते हैं। बढ़िया। हाँ जी, और कुछ? कल जितनी चर्चा हुई है उसको एक बार शांति से निकाल के फिर से सुनो। वो कई बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी फास्ट हुई है, क्योंकि उस चर्चा को ही अपने में स्थिर करने में 3 दिन केवल उसी पे बात करना पड़ेगा। 3 दिन 5 दिन उसको रोक रोक के जब एक्सरसाइज करेंगे, चलो भाई लिस्ट बनाओ, है ना, अपने भीतर। उसमें कई सारी जगह ऐसा हो सकता है जहाँ लिस्ट बना के प्रॉपरली ब्लैक एंड वाइट पे लेके कुछ काम हो सकता है। तो एक बार थोड़ा सा अभी पठन भी हो जाए ना, थोड़ा दर्शन भाग आगे जाने दो, थोड़ा सूचना एक बार आ जाए, और बीच बीच में जब अपने को ऐसा मौका मिलता है फिर से एक शिविर मार सकते हैं, ताकि शिविर एक अच्छी जगह है जहाँ बर्ड व्यू आ जाता है। एक साथ पूरा कंटेंट सघन रूप में बर्ड व्यू के रूप में, वो शिविर के अलावा उसका और कोई तरीका नहीं है, कहने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए। हाँ जी भैया, कल का बहुत शानदार रहा और बहुत अच्छे से ध्यान गया वापस से कि हम, है ना, 6 महीने जो निकाले हैं वो कितनी तैयारी है हमारी। तो
मतलब आपकी वो लाइन काफ़ी, मतलब हर लाइन में अपनी ज़िंदगी देख पाए हम, वो कैसे तैयारी हो, तो उसकी पूरी तैयारी की और अच्छे से ध्यान दिया। बढ़िया, चले चलिए ऐसा करते हैं, एक एक पेज से चलते हैं और जो आपको कहना होगा मेरे को कहना होगा, दोनों कहते रहेंगे, ठीक। पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, क्या है ये? 2, हाँ, पेज नंबर भी 1 है, चैप्टर नंबर भी 1। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ। है यहाँ नहीं पढ़ना है, पढ़ के आना है। हाँ बोलिए। भैया ये चौथे लाइन में लिखा है, अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है, यही निरंतर अभ्यास सूत्र है। ये समझ, मतलब क्या समझ में नहीं आया? पेज नंबर 1, लाइन नंबर 5। अनुभव से ज़्यादा अनुमान। देखो मैंने टिक करके रखा था, आप नहीं पूछते तो मैं पूछता। इसलिए मैं पहले बताइए आप लोग कैसे समझते हैं? एक तो देखिए, अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। तो कल अनुमान क्षमता आएगी कहाँ से? अभी अनुमान क्षमता प्रॉफिट एंड लॉस में काम करती है। तो जब तक दर्शन का अपने में पूरा सूचना ठीक से बैठा नहीं है और अपनी वर्तमान स्थिति का उसकी रोशनी में कोई आकलन नहीं है, तब तक मेरे को अनुमान क्षमता नहीं आएगी। फिर मेरे को पूरा रास्ता दिखाई दे जाए और उसमें अपनी स्थिति दिखाई दे जाए, तो मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे अगला स्टेप क्या होगा, ये अनुमान क्षमता है। तो इसका मतलब है कि जो हम गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के विस्तार को, है ना, शब्द से अर्थ के रूप में मैंने अपने आप में समा लिया है। न्याय धर्म सत्य तर्कपूर्वक चित्रित हो गया है। न्याय धर्म सत्य तर्कपूर्वक चित्रित हो गया है और जो चित्रित हुआ है उसको मैंने मान पा रहा हूँ, मतलब मनन वो मुझ में स्वीकार हो रहा है। तो उस क्रम में फिर अपने को दिखाई देता है कि हाँ, ये अगला स्टेप, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मूल्यांकन करने के कई आयाम हो सकते हैं। आवेश एक आयाम हो सकता है ना, शब्द स्पर्श रूप, मतलब बहुत सारे फिर आयाम दिखाई देते हैं जिसमें मैं अपना मूल्यांकन कर सकता हूँ कि मेरी सब जगह स्थिति कैसी है ना। तो उस रूप में तब अनुमान क्षमता काम करेगी। अभी अनुमान क्षमता कितनी क्लियर काम करती है, कितना क्लियरली दिखाई देता है। जैसे एक बिजनेसमैन रहता है, एक नौकरी करने वाला रहता है, या हम गौशाला संभालते हैं या खेती संभालते हैं, तो हमको कल का अनुमान हो जाता है कि नहीं, कल क्या करना है कि नहीं करना। तो जो जिस काम को कर रहा है, यदि उसके क्रिया पक्ष को पहचानता है, उसकी प्रक्रिया को पहचानता है ना, तो जहाँ खड़ा है उससे अगला कदम, अगले 10 कदम उसको दिखाई देते हैं। अगले 10 कदम दिखाई देते हैं और जितना साफ दिखाई देते हैं उसी का नाम उत्साह है। अगले 10 कदम दिखाई नहीं देते हैं, इसी का नाम उत्साह में कमी है। यदि मैं समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे भीतर वो उत्साह नहीं बना रहता है चलने का, इसका मतलब है अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ। अनुमान हो जाए उसके बाद आदमी रुक जाए, ऐसा होता नहीं। ये बात पहुंच रही? मैं जहां खड़ा हूं उससे आगे की स्थिति का अनुमान मुझको नहीं हो रहा है। चलिए, अनुभव से अधिक अनुमान। अनुभव से अधिक अनुमान मतलब कि जो हम अनुमान करते हैं वो अनुभव से ज़्यादा करते हैं। वही पूछ रहा हूँ, आप इसको कैसा, बाकी लोग कैसा मान रहे हैं? हाँ जी, अनुभव से अधिक अनुमान क्या समझ में आया? हाँ जी। भैया जी, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि अभी जो मेरी स्थिति है, मेरा जितना अनुभव है उसको बोल रहे, वो एक्सट्रीम जो अनुभव उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऐसा तो अभी मेरा जितना अनुभव है उससे आगे का ही मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। बढ़िया। और बाकी लोग ऐसे ही मान रहे हैं, कुछ और मान रहे हैं? इससे अलावा कुछ और मान रहे हो तो बोलिए। देखिए, अभ्यास को दो स्वरूप में, एक तो अनुभव के पहले, यदि अनुभव को अनुभव संपन्नता के रूप में माना जाए, तो अनुभव के पहले जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ अनुभव के अर्थ में है।
तो इस अर्थ में अभ्यास है। अनुभव के पहले जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे, पी रहे, सोच रहे, कर रहे, बोल रहे, समस्त कार्यक्रम मूल में इस अर्थ में है कि मेरे अनुभव के लिए पात्रता बन जाए। अनुभव के लिए पात्रता बन जाए, इसके लिए अभ्यास है। अनुभव होने के बाद प्रमाण के अर्थ में, तो अनुभव होने के बाद प्रमाण के अर्थ में अनुमान एक धरती की सीमा में ही नहीं रहता है, अनेक धरतियों तक फैल जाता है। क्योंकि अनुभव के बाद आदमी का जो पहुंच है वो मात्र एक धरती की सीमा तक ही नहीं है, उससे अधिक धरती, उससे अधिक में भी वो फैलेगा ही, है ना। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि अनुभव से अधिक अनुमान का मतलब है किसी एक धरती या अनेक धरतियों पर जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में जीवन रूप में या सशरीर जो कामना और प्रयास हैं उसको अनुभव से अधिक अनुमान बोल रहे हैं, है ना। ये बात अपनी स्पष्टता में है कि शरीर किसी धरती की भौगोलिक स्थिति के साथ है, जीवन का होना किसी धरती की भौगोलिक स्थिति के साथ नहीं है। जीवन अपने आप में अस्तित्व सहज घटना है और जीवन का होना रहना किसी एक धरती की सीमा में हो ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। जागृति के अनुसार उसका गति है और जिसका गति नहीं भी है वो किसी जागृत जीवन के साथ कहीं भी गति कर ही सकता है जागृत जीवन के चाहने पे। तो फिर पूरा ब्रह्मांड ही उसमें समा गया। अब एक जीवन जागृत हो गया, अनुभव संपन्न हो गया, वो तो अनंत काल के लिए हो गया कि अब क्या करेगा, तो पूरा ब्रह्मांड उसके सामने है। तो अनुभव से अधिक अनुमान की महिमा, है ना, जीवन की ऊंचाइयों का और उसके फैलाव का और उसकी उपयोगिता के विस्तार के रूप में देख सकते हैं। और अनुभव से अधिक अनुमान की जब बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा भाग स्किल्स का भी है, एक बड़ा भाग स्किल्स का भी है ना। तो किसी धरती पे एक व्यक्ति की यात्रा है, कि एक धरती की जागृति की यात्रा है, एक व्यक्ति की स्थिति गति का आकलन है, एक धरती के स्थिति गति का आकलन है। तो अनुभव से अधिक क्षमता का मतलब है कि किन्हीं धरतियों को, तमाम ऐसी धरतियों को पहचानना, है ना, जिनकी स्थिति गति कैसी है और कहाँ भागीदारी की ज़रूरत है और कहाँ किस तरह की योग्यताओं की ज़रूरत है, कहाँ किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है। स्किल्स का मतलब केवल खाने पीने की स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्पादन की स्किल्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अनेक धरतियों को उस अर्थ में पहचानने की और उस धरती में आकलन करने की योग्यता भी कोई चीज़ है। तो इस अर्थ में ये काफ़ी, कभी इस पे बाबा से चर्चा हुई थी, तो जो कुछ मैंने अभी शेयर किया वो बाबा से चर्चा के आधार पर शेयर किया। जैसे जागृत आपने कहा कि मतलब वो फिर डिसाइड कर लेगा दिव्य मानो, जागृत मानो, तो वो जब जीवन जिस भी धरती पे लेंगे वो शरीर रूप चलाने के लिए, तो क्या वो शुरुआत से ही इस चेतना उस में धरती पे जागृति की परंपरा होगी तो नेचुरली वैसा इवॉल्व हो जाएंगे, अध्ययन पूर्वक जागृति को पालेंगे। उस धरती पे जागृति की स्थिति नहीं होगी तो फिर दोबारा से अनुसंधान होगा, बहुत कम समय में हो जाएगा, कम प्रयास में हो जाएगा, क्योंकि जीवन की पात्रता तो बना ही हुआ है। आइए, बढ़िया। हाँ, मतलब ये एक अद्भुत बात है कि मतलब देखो, जो बातें कल तक सोचने में बहुत आश्चर्यजनक लगती हैं, दर्शन के आधार पे वो सब बातें स्वाभाविक रूप से लगती। हमारी धरती पे शरीर 6 फुट के हैं प्लस माइनस, ये हमारी धरती की भौगोलिक स्थिति है। छत्तीसगढ़ में वो 5.5 फुट ही है ना। अफ़गान में जाएंगे और रशिया में जाएंगे तो 7 फुट तक चला जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमको दिखाई देता ही है कि किसी धरती की भौगोलिक स्थिति के अनुसार शरीर की बनावट है, उसकी ताकत है ना। शरीर की ताकत भी एक धरती की भौगोलिक स्थिति के अनुसार है। अब गंगा का पानी है तो बढ़िया सुपाच्य है, खूब खाओ खूब पचता है। उड़द की दाल वहाँ हफ्ते में 2 बार बन सकती है। किसी भी ढाबे में जाओगे तो जैसे पनीर एक आइटम है, ऐसे ही वहाँ माँ की उड़द की दाल एक आइटम है जो रेगुलर उसमें चलती है। छत्तीसगढ़ में उड़द की दाल कोई खाता ही नहीं, क्योंकि हो सकता है यहाँ के पानी में पचेगी नहीं। तो इस आधार पे तो कोई धरती ऐसी हो सकती है जहाँ शरीर मान लो 8 फीट के होंगे, 9 फीट के होंगे, उम्र हो सकता है 150 साल 200 साल की भी होगी। तो शरीर बदल सकते हैं,
क्योंकि शरीर किसी धरती की भौगोलिक स्थिति के अनुसार है तो शरीर बदल सकते हैं, लेकिन व्यापक में संपृक्त इकाइयाँ और जीवन तो एक ही टाइप की चीज़ है। इसलिए जागृति का नियम, व्यवहार का नियम है ना, जो नियम त्रय की बात की गई है वो एक ही जैसा रहेगा। तो उस क्रम में जीवन का फैलाव और जीवन की उपयोगिता का विस्तार, तो अनुभव के पहले अनुभव के अर्थ में, अनुभव के बाद प्रमाण के अर्थ में, और प्रमाण के अर्थ में ये किसी एक धरती की सीमा में नहीं है, फिर ये पूरे ब्रह्मांड की सीमा में चला गया। तो इतना लंबा विस्तार। तो दर्शन में एक लेवल की गति बन गई, उसके बाद जन्म जन्मांतर की बेरोजगारी खत्म हो गई। फिर क्या करेंगे? हर शरीर यात्रा का काम तय है, जितनी योग्यता है उससे आगे काम करेंगे। फिर बाकी कार्यक्रम बहुत आसान हो गया। एक जीवन में जो निश्चितता आने की बात है, अभी जो जीवन में एक अनिश्चितता है कि कमाने खाने के लिए जो करेंगे वो सम्मान के साथ में जुड़ जाता है। एक कमाने खाने के लिए जो करेंगे वो सम्मान के साथ में जुड़ता है, इसलिए फिर उसके में क्या करें क्या नहीं करें और कितना करने से सम्मान होगा, ऐसा सब मामला अटका रहता है। जीवन जागृति के बाद मेरा सम्मान मेरी चेतना के साथ में जुड़ जाता है। चेतना के साथ में जब सम्मान जुड़ जाता है तो करना का इतना ही मतलब है कि उससे अपने परिवार के जिंदा रहने का भौतिक आवश्यकता का भाग पूरा हो जाए। तो उसमें कोई स्टेटस की बात नहीं है, उसमें कोई झंझट की बात नहीं है, उसमें आवश्यकता भी डिफाइन हो गई, तो फिर वो बहुत मुश्किल काम नहीं लगता है। और फिर जो करना है वो एक व्यक्ति को व्यवस्था के अर्थ में जो भी उसकी भूमिका उसको स्वीकार्य होगी, और किसी पॉइंट के बाद वो आपके भीतर से निकल आएगा। जब तक स्वयं के प्रति एक लेवल के विश्वास में कमी है, तब तक कोई क्लैरिटी हमारी नहीं बन रही है। और इस अर्थ में चलना शुरू कर देंगे तो हर व्यक्ति अपनी मौलिकता के अनुसार अपनी भूमिका को पहचान पाएगा और उत्तरोत्तर अपनी भूमिका को विकसित करता जाएगा। और किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति बहुत शानदार परफॉर्म करेगा जीवन के अर्थ में, वो एक शरीर यात्रा की कमाई नहीं है। वो पता चले पीछे से उसी धारा में चलते आ रहा है, तब जाके एक बड़े स्तर पे परफॉर्म करता है। तो इसका इतना ही मतलब है कि जीवन एक क्रमिक घटना है, जीवन एक निरंतर यात्रा है। ये निरंतर यात्रा के रूप में जितना हमको स्वीकार हो जाता है, जैसे बाबा जी ने भी इस बात को कभी अपने उसमें कहा कि मुझको अपनी परंपरा से जो पूंजी मिली, तो मुझको ये स्वीकार था कि जीवन निरंतर घटना है। जीवन निरंतर घटना है तो इस आधार पर समाधि के लिए निर्णय लेना, और समाधि में उत्तर नहीं भी मिलेगा तो एक शरीर यात्रा भूसी किया, इतनी शरीर यात्रा है, एक शरीर यात्रा इस काम में लगा दिया तो लगा दिया। वो जो निश्चयन है जीवन में, किसी चीज के लिए जो निश्चयन है, उसको आने के लिए कोई आधार चाहिए, नहीं तो छोटे छोटे निर्णय लेने में हमको दिक्कत जाती है। तो निश्चयन का जीवन में बड़ा आधार है कि जीवन निरंतर है। और यदि जीवन निरंतर है तो मैंने पहले भी कई बार चलाया है, आगे भी कई बार चलाना है, और ये प्रयोग करने में क्या बुराई है। ऐसा फिर आदमी बड़े प्रयोग कर डालता है। और कोई भी जीवन में बड़ी उपलब्धि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। जीवन में खुश होने लायक कोई भी उपलब्धि 2-4 साल का काम नहीं है। चाहे वो किसी स्किल के क्षेत्र में भी, मतलब कमाने खाने के क्षेत्र में भी, यदि उसकी गहराइयों में जाएंगे तो वो भी 10-20 साल से कम का काम नहीं। नौकरी करके 2 रोटी पा लेना ये सबसे आसान तरह का काम है, सबसे सरफेशियल काम है। किसी भी काम में एंटरप्राइजिंग कैपेसिटी के रूप में घुसना और उस काम को अपने लिए और मानवता के अर्थ में विस्तार देना, वो कोई भी काम फिर ऐसा है कि चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चले जाएं, उसकी गहराई 10-20 साल उसमें मिनिमम है। इसलिए अपने भी जीवन जागृति की जब हम बात करते हैं तो 10 साल आराम से लेके चलो। 10 साल रिगरस अपने को अपने साथ लगाना है तो थोड़ी सी खुश होने की जगह बनेगी। बहुत ज़्यादा बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे पीछे लौट के देखो तो पूरा टाइम कैसे गुजरा है समझ में आएगा। भौतिक संसार में हमारा जो अभी हड़बड़ी है टाइम की, क्योंकि हमने मतलब भौतिक कामों को, मकान है 2 साल में बनता है, ये है वो 2 साल 4 साल 5 साल है ना, वो प्राइमरी स्कूल 5 साल का है, कॉलेज 4 साल का है, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है, ऐसे हमने 4 साल 2 साल 5 साल 6 साल ऐसे बांट के रखा हुआ है। तो जीवन की लंबाइयां स्वीकार होने से एक अलग तरह का सुकून आता है।
हड़बड़ी खत्म हो जाती। चलिए आगे चले। भैया मैं समझी हूँ, उसको पूछ रही हूँ सही। हाँ। जैसे कि व्यंजना है तो व्यंजना को इस रूप में समझी हूँ कि जो ज्ञानावस्था की इकाई है तो वो रूप गुण स्वभाव धर्म सारी इकाइयों का वही समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है। फिर ये धर्मग्राही व प्रदायी क्षमता मतलब खुद सुखी हो पाना और दूसरों को भी सुखी कर पाना, ये इस रूप में। ठीक। फिर ये व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता एवं अनुभव ही आनंद है, तो ये वाला व्यंजनीयता मतलब वास्तविकताओं को व्यंजित कराने योग्य प्रस्तुति। पर ये जो नीचे वाला लाइन है व्यंजनीयता एवं व्यंजनीयता पाद्यता ही संवेदना है, तो ये 5 संवेदनाओं से ही हो पाएगा ऐसा? हाँ, मतलब देखो इसमें देखो एक शब्द है स्वाद लेना, भौतिक रूप से हम स्वाद लेते हैं खाने पीने का। एक है व्यंजन, व्यंजन हम भौतिक रूप से खाने पीने की चीज़ों को व्यंजन बोलते हैं कि नहीं। तो वही स्वाद शब्द से आस्वादन हो गया। जो आस्वादन मतलब जो जीवन उसको ले रहा है, अभी हम सशरीर जैसा मान रहे हैं, तो मूल में तो जीवन ही उसका आस्वादन करता है। तो जीवन आस्वादन करता है उसी समय में। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों द्वारा जो भी सूचनाओं को हम ग्रहण करते हैं, फाइनली वो सूचनाएं यदि जागृति के अर्थ में है, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में है, तो उसको मन वृत्ति चित्त बुद्धि स्वीकारता है। मन सुनने के लिए तैयार होता है, वृत्ति उसका तुलन करता है, चित्त जो है निरंतर वास्तविकता को पहचानता है, बुद्धि उसको स्वीकारता है। तो व्यंजना जो है फाइनली मैंने कुछ सुना, जैसे बाबा ने कहा कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। तो सुना हुआ सुनाने के काम आता है कि सुन पाया, इसका मतलब मैं सुना सकता हूँ, ये इसकी पहचान है। मैं सुना नहीं सकता, इसका प्रमाण है कि इसका मतलब है कि सुन नहीं पाया, एक लेवल का चेक हो गया। मैं जी पाया, इसका मतलब बुद्धि तक गया। मैं जी नहीं पाया, इसका मतलब बुद्धि तक नहीं गया। तो व्यंजना कहाँ तक हुई है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों से जो सूचनाएं मैंने ग्रहण किया वो अभी चित्त में चित्रण तक गई है। तो चित्त में चित्रण तक गई है, चित्रित हो गया है। चित्रित हो गया है तो मैं वो उसको सुना सकता हूँ, और यदि बुद्धि तक गई है तो जी सकता हूँ। तो व्यंजना मतलब व्यंजनीयता और फिर व्यंजनीयोत्पादीयता का मतलब है कि फाइनली उसको प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करूँगा तो भी मैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही करूँगा। तो संज्ञानशीलता जब भी व्यक्त होगा संवेदना पूर्वक ही व्यक्त होगा। तो संवेदना पूर्वक ही मैं इस सूचनाओं को ग्रहण करता हूँ और संवेदना पूर्वक ही मैं ज्ञान को व्यक्त करता हूँ। तो दोनों में ही संवेदना के बिना कुछ नहीं है ना। जिसको न्याय धर्म सत्य, जिसको संज्ञानशीलता बोल रहे हैं, तो संज्ञानशीलता बेसिकली किसको बोल रहे हैं? तो संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप जिसको कह रहे हैं कि स्थापित मूल्य है। लेकिन स्थापित मूल्य जब भी व्यक्त होगा तो कैसे होगा? शिष्ट मूल्य पूर्वक ही व्यक्त होगा। शिष्ट मूल्य पूर्वक व्यक्त होगा मतलब सशरीर ही व्यक्त होगा। सशरीर व्यक्त होगा मतलब भाव भंगिमा भाषा सहित ही व्यक्त होगा। तो संवेदना पूर्वक ही हम संज्ञानीयता को ग्रहण करते हैं और संज्ञानीयता को व्यक्त करते हैं, तो संवेदना पूर्वक ही उसको व्यक्त करते हैं। इसी को व्यंजनीयता कह रहे हैं। व्यक्त करना और प्रमाणित करना में अंतर है? हाँ, व्यक्त करने का मतलब है कि यदि वो अनुभव प्रमाण से है तो प्रमाणित करना है, नहीं तो व्यक्त करना है। व्यक्त तो आदमी हो ही रहा है, चाहे भ्रमित व्यक्ति है चाहे जागृत व्यक्ति है, व्यक्त तो हो ही रहा है। यदि अनुभव को व्यक्त करता है तो प्रमाणित होता है, बाकी प्रमाणित नहीं होता है। जब हम इस तरह से व्यक्त होंगे तो फिर हमारी मनस्थिति तो बदल भी सकती है सामने, इसलिए प्रमाणित नहीं होता है। जो चीज़ बदल रही है इसका मतलब वो अभी स्थिर नहीं हुई है। जो स्थिर नहीं हुआ उसकी निरंतरता नहीं हो सकती। हमारे खुद में निरंतरता नहीं है तो सामने वाले में कैसे हो? तो फिर व्यक्त करने का भी कैसे पैरामीटर सेट करेंगे? व्यक्त करने का पैरामीटर यही है कि जो अनुभवमूलक सूचना हमको मिली है, जो मानवीयतापूर्ण आचरण का स्वरूप हमको मिला है, जो अस्तित्व जैसा है, मानव जैसा है, तो फाइनली ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, इसको लेके जो कुछ भी मुझको एक स्वरूप मिला है उसमें मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, और अनुकरण अनुसरण पूर्वक मैं अपने जीने के स्वरूप को सजाता हूँ और अनुकरण अनुसरण पूर्वक मैं जीता हूँ। तो ये मेरे व्यक्त होने का स्वरूप है।
जैसे हम अनुभव संपन्न नहीं हुए पर अनुभव की बात तो करते हैं, है ना। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि जो कुछ सूचनाएं मुझको मिली है तो कम से कम न्याय धर्म सत्य पूर्वक, न्याय धर्म सत्य की सारी सूचनाएं तर्कपूर्वक चित्रित हुआ है, तो कम से कम मैं उस बारे में बातचीत करने लायक हो गया हूँ। तो उठपटांग बातचीत करता उससे अच्छा न्याय धर्म सत्य की बातचीत करता हूँ, और मैं भी न्याय धर्म सत्य पूर्वक जी सकूं इस अर्थ में बातचीत करता हूँ। मतलब एक फीडबैक लूप बना के रखना है सर। हाँ, बस वही काम, अनुमान क्षमता, अनुमान क्षमता। अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अनुभव की रोशनी पूरी आ जाए, 12 किताब घोट के पी जाओ, तर्कपूर्वक चित्रित हो जाए, तर्कपूर्वक चित्रित हो जाए तो दूसरे प्रबोधक की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। हर मेरे भीतर ही वो मीटर लग गया है। फिर मैं अनुभव की रोशनी मेरे में बनी हुई है, स्मृति में, अनुभव की रोशनी में मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझको दिख रहा है। और जागृति को प्रमाणित करने की पीड़ा है, अपने आप में बेहतर होने की आवश्यकता है, पीड़ा है, तो मेरे को दिखता ही है गैप कहाँ पे, उस गैप को पूरा करते रहता हूँ। और ये बहुत आराम का काम है। आराम का काम मतलब आपको दूसरे के साथ नहीं जूझना है, जो करना है अपने साथ ही करना है, वो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। बढ़िया काम है। घोट के पी जाओ का मतलब है कि देखो एक समय आएगा जब किताब पढ़ते समय आपको लगेगा कि इसमें अब नया कुछ नहीं है। जब तक ये लगता रहे नया है, इसका मतलब कुछ बचा है। किताब पढ़ने से कुछ नया मिलता है तो इसका मतलब कोई कुछ अभी बचा ही हुआ है। जब खाली हैं तब किताब उठा लिए, फिर पढ़ना शुरू कर दिए। और कभी मन करता ही है चल इस बार संचेतनावादी मनोविज्ञान पढ़ के देखता हूँ, इस बार ये वाला बुक पढ़ के देखता हूँ। कनेक्शन जुड़ते जाते हैं। अभी हम चीज़ों को अलग अलग सुन रहे होते हैं, फिर कुछ भी सुनते हैं सहअस्तित्व ही सुनाई देता है। तो जब तक कुछ भी सुने, कोई भी शब्द बोलें, सहअस्तित्व ही सुनाई दे। और कुछ भी सुनने से अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट मत हो। इसका मतलब आप घोट के पी गए। हाँ जी। जो अभ्यास दर्शन है तो इस ऐसा समझ में आया कि अभी तो हम अनुभवगामी विधि से चल रहे हैं, तो इसके लिए कर्माभ्यास और फिर विचाराभ्यास, चिंतनाभ्यास, तो ये साक्षात्कार के लिए, फिर उसके बाद अनुभव। तो आपको जो कुछ करना है साक्षात्कार तक ही पुरुषार्थ है, उसके बाद आपका कोई काम है नहीं। जो साक्षात्कार में गया वो बोध में जाएगा ही, है ना। तो मूल बात इतनी है कि साक्षात्कार तक ही सारा प्रयास है। जो पुरुषार्थ है वो साक्षात्कार बोध तक ही है। अनुभव होना, अनुभव के लिए हमको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना। अनुभव को परमार्थ कहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो कर्म है, हमारा जो पुरुषार्थ है, वो साक्षात्कार तक है। साक्षात्कार में जो होता है बोध में जाता ही। और उससे भी गहरा प्रयास ये है कि जो सारा जो लंबा समय लगता है वो मनन ही है। वो जो प्रायोरिटी शिफ्ट होना है, वो पिछली वाली पूंछ उसमें चलती ही रहती है, वो एक लंबा समय लेता है। पूर्वाभ्यास, पूर्वाग्रह जो कल हमने चर्चा किया, उसमें एक समय लगता है। हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए पेज नंबर 2। चलो, मूल प्रवृत्तियां किसको बोला, इससे पहले कि आप पूछ लो। मेरे को पूछने नहीं देते। मूल प्रवृत्तियां किस किस को पता है, किसको नहीं पता है? नहीं पता है वाले हाथ उठाएं, नहीं तो मैं पूछूंगा ही अभी। नहीं पता है? हाँ, पढ़ा होगा का मतलब है फिर आगे के पेज नहीं पढ़े हैं। पढ़ा होगा का मतलब है आपने कहाँ तक कौन कौन सा पेज नहीं पढ़ा है वो बताता हूँ आप। सामूहिक पठन कहाँ तक हुआ है?
24 पेज पे मूल प्रवृत्तियां दिया है, इसका मतलब आपने 24 पेज तक नहीं पढ़ा है सारे लोगों ने। 32 तक आपने कौन से सपने में पढ़ा है वो आप जानो। कर्म दर्शन में भी आई हैं, यहाँ भी आई हैं। पेज नंबर 24 पे मानव जीवन असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभयता मूल प्रवृत्तियों पर ही हर्ष का अनुभव करता है। संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भयात्मक प्रवृत्तियों पर आधारित संपूर्ण व्यवहार, उत्पादन व आचरण स्वयं में से के लिए क्लेश सहित है। तो 24 पेज तक नहीं पढ़ा। बता रहे हो कि हमने 32 पेज का सामूहिक पठन किया है, तो सामूहिकता की हालत कैसी है? सबने 32 तक पढ़ा है? नहीं हुआ आपका। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो आएगी ना, ये पकड़ के रखना जरूरी है, क्योंकि धीरे से बात उस टर्मिनोलॉजी में होने लगती है, तो हमारी ये क्लैरिटी बन जाए। तो जो 5 जो कल नियम की बात हो रही थी, नियम त्रय, तो बेसिकली ये बौद्धिक नियम है, जिसको मूल प्रवृत्तियां बोल रहे हैं, ये बौद्धिक नियम है। तो बौद्धिक नियम असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता है ना, और अभय, इसको बौद्धिक नियम कहा। और सामाजिक नियम स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। प्राकृतिक नियम आवर्तनशीलता, है ना। तो ऐसा हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता, निपुणता, पांडित्य। इसके अगली लाइन में देखिए, व्यक्ति का मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में, है ना। तो जो मैं बार बार शब्द दोहराता हूँ कि भाव और विचार के रूप में मेरी मूल प्रवृत्तियों का मुझको पता चलता है। यहाँ से नहीं पकड़ा तो ये आगे पकड़ में आने वाला नहीं है। और यहाँ से पकड़ने का एक ही मतलब है कि यदि मुझ में लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य मुझ में कितना स्थिर हुआ है, यदि ये नहीं पकड़ में आता है, इसका मतलब लक्ष्य मुझ में स्थिर नहीं हुआ है। हम दर्शन में भी किसी अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण है। मैं बार बार कुछ कठोर बातें बोलूँगा, है ना, ये मानते हुए कि वो सुनना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हमारा खुद पे ध्यान चला जाए, इस अर्थ में कि यदि गैप है तो कहाँ पे है। मानव लक्ष्य स्वीकार हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा मूल प्रवृत्तियों पे ध्यान बना ही रहेगा। यदि मानव लक्ष्य पे ध्यान नहीं, यदि मूल प्रवृत्तियाँ, यदि भाव और विचार 24 घंटे मेरा ध्यान भाव और विचार पे नहीं बना रहता है, अपने भाव और विचार की क्वालिटी के प्रति मैं क्या नहीं हूँ, सतर्क नहीं हूँ, कोई चीज़ पे ध्यान कब जाता है ना, ये तो एकदम गलत बात है। हाँ, उसको और दूसरी भाषा में कहें कि जब तक मेरा सुख उससे नहीं जुड़ जाता, मानव जो कुछ करता है सुखी होने के लिए करता है, तो जब तक मेरा सुख उससे नहीं जुड़ जाता है, तब तक मैं कोई चीज़ के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकता। निरंतरता तो उससे कम में बनेगी ही नहीं। तो जिस चीज़ के साथ मेरा सुख जुड़ेगा, उसके साथ मेरी निरंतरता बनेगी। तो मुझ में ये स्वीकार हो जाना कि भाव और विचार की क्वालिटी ही मेरे सुख दुख का कारण है, मेरा भाव और विचार की क्वालिटी ही मेरे सुख दुख का कारण है, और मेरे भाव और विचार में जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसमें असंग्रह, अविद्या, तो ये सारा फिर ध्यान अपने आप बना रहेगा। फिर और बहुत सारे रेफरेंस भी अपने आप उसमें ध्यान में आते रहेंगे। तो मूल बात इतनी है कि फिर मानव लक्ष्य स्वीकार नहीं हुआ है। मानव लक्ष्य का मतलब है कि समाधान ही सुख है। समाधान ही सुख है कि समाधान भी सुख है। हाँ, बस इतना ही अंतर है, उसमें कुछ गलत नहीं है। केवल स्थिति पहचानने की बात है। जो भी कुछ हो रहा है कुछ गलत नहीं हो रहा है, केवल अपनी यथास्थितियों को पहचानने की बात है कि कितना गैप है। उसमें पीड़ित होने की बात भी नहीं है, केवल सूचना लेने की बात है कि हाँ गैप है। तो जैसे हमारा ध्यान गैप पे चला जाता है, उसको पूरा करने के लिए काम जीवन में शुरू हो ही जाता है, क्योंकि गैप जीवन को स्वीकार नहीं है, अधूरापन जीवन को स्वीकार नहीं है। तो मूल में मानव लक्ष्य मुझको स्वीकार अभी नहीं हुआ है, और यदि लक्ष्य स्वीकार नहीं हुआ है तो हमारा तन धन भी उस अर्थ में लगने वाला नहीं है। तो जो चोटी पकड़ के रखने वाला काम है वो लक्ष्य को पहचानने वाला, क्योंकि मानव के साथ ये महिमा है ही है कि जिस चीज़ में उसने सुख को माना है, जिसने जिसको महत्वपूर्ण माना है, उसके लिए उसका तन धन लगा रहता है।
तो ये स्वीकारने के बावजूद भी और संस्थान में आ जाने के बावजूद भी, इस कार्यक्रम में लगातार लगे रहने के बावजूद भी हमारे साथ पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तो इस चीज़ को अपने में आप में पहचानते रहना। और उस पर तो जो बात, पहला जो सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में, परिवार के रूप में आचरण, आचरण का मतलब कार्य और व्यवहार, समाज के रूप में सम्मति व प्रोत्साहन व भागीदारी के रूप में, शिक्षा और व्यवस्था जब कहेंगे तो वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो इस अर्थ में पांचों स्थितियों में देखा जाता है। चारों आयाम किसको बोल रहे हैं? चार आयाम, सबको पता है। चलिए तो इस पे देख लीजिए। और है हाँ, यह जो ये मूल प्रवृत्तियां हैं, इसमें परिमार्जन क्रम से होगा या रैंडम होगा? देखिए, यदि आप इस क्रम से ऐसा देखने की बजाय देखें, यदि हम दूसरा क्रम देखें, जैसे लोभ मोह काम क्रोध मद मात्सर्य, इसमें से जो लोभ मोह काम को यदि देखें, तीन को सम्मोहनात्मक आवेश कहा और बाकी को विध्वंसात्मक आवेश कहा, तो हम देखें कि सबसे दूर चीज़ मेरी कौन सी है, सबसे पास मेरे क्या है। तो लोभ मोह काम में से सबसे दूर कौन है और सबसे पास कौन है? लोभ सबसे दूर है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सबसे पहले मुक्त होगा तो वो जो वस्तु का दबाव है, जो भौतिक वस्तु से पहचान का दबाव है, उससे सबसे पहले मुक्त होगा। ये कॉमन है। तो सबसे पहले लोभ से मुक्त होगा, फिर उसके बाद में मोह और काम। मोह भी दूसरे का शरीर है। जरा मेरा अपने स्व शरीर से मोह है, यदि ऐसा बोलेंगे, स्व शरीर से जितना मोह है उतना दूसरों के साथ में मोह है। उसके बाद काम का मतलब है कि मेरे सुखी होने के लिए मैंने इंद्रियों को तृप्ति का आधार माना है, ये मेरे सबसे अधिक नज़दीक है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो एक चीज़ है जिसको बोल रहे हैं इंद्रियों से सुखी होने का कामना, एक चीज़ है जिसको बोल रहे हैं रूप बल धन पद से अपने पहचान की कामना, और मूल में जाएंगे तो बेसिकली मृत्यु के भय से मुक्त होना। तो फाइनली मृत्यु का भय और इंद्रिय सुख है ना, इंद्रिय सुख में स्त्री पुरुष सुख, वहाँ तक जाके लास्ट तक चलेगा। इसलिए बाबा ने इसमें जीवन विद्या एक परिचय में कहा है कि समाधि के पहले अव्यवस्था का विचार ना आए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब है कि मोह, काम और शरीर का भय ये आखिर तक जाएगा। मतलब अनुभव होने के पता चला साल भर पहले तक भी इसका ट्रेस दिखाई दे रहा है, या 2-3 साल पहले तक भी ट्रेस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कोई स्थिति है कि जब फाइनली हम अनुभव के लिए कोई आगे की स्थिति बनेगी। तो इसका मतलब है कि ये लोभ से मुक्त होना सबसे आसान है। तो असंग्रह वाला भाग सबसे इजी है ना। ऐसा इसमें देखेंगे, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय है ना। तो फिर उसके बाद सब कुछ आपस में जुड़ा ही हुआ है। लेकिन भौतिक वाले भाग को हैंडल करना सबसे आसान है, मतलब सबसे पहले होगा तो यही होगा। चलिए, विद्या मतलब जीवन विद्या। जीवन विद्या मतलब अपने जीवन होने का स्वीकृति, और जीवन में फिर अनुभव होने तक का स्वीकृति। हाँ जी, आगे चले, आगे चले। भैया ये लास्ट में, हाँ, लास्ट में उत्पादन ही कर्माभ्यास, व्यवहार ही विचाराभ्यास एवं अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है। तो भैया ये अनुभव के पहले होने वाली चीज़ है कि अनुभव के पहले साक्षात्कार के लिए इसका अभ्यास है? साक्षात्कार ही है वो। फिर ये चिंतनाभ्यास मतलब ये साक्षात्कार के पहले ये होगा? नहीं नहीं, अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास, मतलब ये अनुभव पूर्वक चिंतनाभ्यास है।
मतलब ये लाइन देखेंगे तो बेसिकली प्रमाणित होने के अर्थ में ज़्यादा ठीक बैठ रही है। अनुभव मूलक विधि से जाएंगे तो साक्षात्कार शब्द को प्रयोग करेंगे, अनुभवगामी विधि से आएंगे तो चिंतनाभ्यास शब्द को प्रयोग करेंगे। ऐसा दर्शन में बहुत क्लियर है। कहीं कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो मैं कह नहीं सकता। तो उत्पादन पूर्वक कर्माभ्यास को प्रमाणित करेंगे, मतलब अपने कर्म यदि अनुभव मूलक अभिव्यक्ति के रूप में देखें, अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास, क्योंकि लास्ट की लाइन ऐसी है, तो इस अर्थ में कह सकते हैं कि व्यवहार पूर्वक हम विचार को प्रमाणित करते हैं, उत्पादन पूर्वक कर्माभ्यास को प्रमाणित करते हैं, और अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास। तो वे चिंतनाभ्यास का मतलब बोलेंगे तो फिर वो प्रमाणित करने के अर्थ में है, और यदि इसको वैसा लिखा है तो फिर अनुभव संयोग अनुभव के अर्थ में, वो संयोग बनाने के अर्थ में है ना। तो जो व्यवहार की अनुकूलता है, यदि व्यवहार में जैसे जो कर्मा अभ्यास है, जो उत्पादन है, ये फाइनली जिसको कहा जाए कि ये जागृति के लिए पृष्ठभूमि है, लेकिन जागृति के लिए काम नहीं करता है। जागृति के लिए पृष्ठभूमि है, लेकिन जागृति के लिए काम नहीं करेगा। बहुत और पॉजिटिवली कहेंगे तो चित्त शुद्धि के लिए कोई काम करेगा, लेकिन सही अर्थों में कहेंगे तो साक्षात्कार के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो साक्षात्कार जो महिमा है, वो व्यवहार में जब तक सहअस्तित्व के अर्थ में व्यवहार होगा तो वो साक्षात्कार के लिए पृष्ठभूमि बनेगा। और जीवन के होने रहने का स्वरूप और अस्तित्व के होने रहने का स्वरूप, फिर वो चिंतनाभ्यास की बात है। तो यदि व्यवहार में शार्प एजेस हैं, यदि व्यवहार में सूदिंगनेस नहीं है, यदि व्यवहार सहअस्तित्व के अर्थ में नहीं है, है ना, तो वो साक्षात्कार के लिए जगह नहीं बनेगी। तो व्यवहार पक्ष की क्लैरिटी कि बेसिकली व्यवहार किसको बोल रहे हैं? हाँ, अब न्याय ही व्यवहार है तो उसको फिर उस ढंग से कितनी हम बेसिकली न्याय मानव और मानव के बीच में जो जागृति के स्वरूप को पाने और लेने के बीच में जो आदान प्रदान है, उसका नाम व्यवहार है ना। उत्पादन के अर्थ में मानव के साथ जब हम बातचीत कर रहे हैं, यदि वो जागृति से कनेक्ट होता है तो वो व्यवहार की सीमा में आएगा, नहीं तो वो फिर व्यवहार की सीमा में आता ही नहीं। तो जागृति की जब बात कर रहे हैं तो उसमें कार्य व्यवहार दोनों शामिल हैं, लेकिन वो जागृति के अर्थ में जब कार्य की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़ेगा, नहीं तो जुड़ता नहीं। बिना जागृति के तमाम दुनिया में लोग उत्पादन कर ही रहे हैं जिंदगी भर, कहाँ उससे कोई फर्क पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये क्लैरिटी के साथ ही उसमें जुड़ेगा। तो व्यवहाराभ्यास का मतलब है कि जागृति, मैं जागृत होना चाहता हूँ, इस अर्थ में फिर जो कुछ भी आदान प्रदान है, या दूसरा जागृत होना चाहता है, इस अर्थ में जो कुछ आदान प्रदान है, तो व्यवहार शुद्ध रूप से सहअस्तित्व का अभिव्यक्ति है जागृति के अर्थ में। फिर उसमें कर्माभ्यास भी शामिल है। आगे और अच्छा सूत्र आएगा, इसमें काफ़ी क्लैरिटी से आगे कहा गया। इसमें जो काम की बात है, जो मेरे को काम की बात इसमें मतलब ध्यान देने लायक बात लगी, पेज नंबर 2 पे नीचे से चौथी लाइन, न्यायदर्शी एवं न्यायप्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव के सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता है। इसको पॉजिटिवली कहें तो कुल मिला के जो हमने कल चर्चा किया कि न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। तो पूरे दर्शन का एक लाइन में जो निचोड़ है कि न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। तो न्याय को मैं कितना विस्तार से समझूं, क्योंकि दर्शन में चित्त शुद्धि भी न्यायपूर्वक ही है। अनुकरण अनुसरण पूर्वक मैं न्याय के स्वरूप को पहचानता हूँ, न्याय के स्वरूप में मानव और प्रकृति के साथ में जीता हूँ। यही मेरी चित्त शुद्धि का भी आधार है और यही मेरे साक्षात्कार के लिए भी काम है, अलग अलग कुछ नहीं है। ये मानव के साथ में जीने को इतना मतलब इम्पोर्टेंस जो दर्शन दे पाया, या अस्तित्व में ऐसा ही है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। हर इकाई का अपने आप में अपने व्यवस्थित होने को, अपने में व्यवस्था होने को पहचानना, और उस अर्थ में दूसरी इकाइयों को पहचानना और उपयोगिता पूरकता के अर्थ में जीने से सारे आवेशों का शमन होता है। यही सूत्र चित्त शुद्धि के लिए लागू होता है।
उपयोगिता पूरकता पूर्वक जीने से सभी आवेशों का शमन होता है। ये आवेशों का शमन ही चित्त शुद्धि है। ऐसे हमारे ध्यान में आने से चीज़ें काम करेंगी। ये कोई अपने आप नहीं हो जाएगा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ और उसी वातावरण में रह रहा हूँ और मैं तो संस्थान में ही रहता हूँ और मैं तो बाबा जी के घर में ही रहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ध्यान पूर्वक हो रहा है। चलिए पेज नंबर 3। भैया 3 में नीचे से जो ऊपर जो तीसरा पैराग्राफ है, नीचे से कर्माभ्यास से प्रतिफल, व्यवहाराभ्यास से सहअस्तित्व साक्षात्कार और चिंतनाभ्यास से संस्कार में। यही है, यही कर्माभ्यास से प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब है कि अपना जिंदा रहने का जुगाड़ है ना। तो कर्माभ्यास से प्रतिफल की उपलब्धि है, ये मेरे जिंदा रहने का जुगाड़ है। और कर्माभ्यास में प्रकृति के साथ उस न्याय को पहचान के करता हूँ तो मेरे को ये व्यवहार के अर्थ में अनुकूल पड़ जाता है, व्यवहार के लिए सीढ़ी लगा देता है। यदि कर्माभ्यास में नेगेटिव है, मान लो शराब का धंधा करता हूँ, मान लो मैं शराब का धंधा करता हूँ तो मेरे भीतर जो उसको लेके अस्वीकार्यता है या किसी काम को निरर्थक होने के बावजूद भी उसको करने का मतलब है कि या तो मैं अज्ञानतावश उसको करता हूँ, अज्ञानतावश करता हूँ तो भी वो आगे के लिए पृष्ठभूमि में जुड़ेगा नहीं। यदि किसी लालचवश करता हूँ तो भी वो उसमें अटक जाएगा। तो कुछ भी होगा तो इसका मतलब है कि यदि मैं मानव और प्रकृति के साथ उस संबंध को पहचान के श्रम करता हूँ तो उस अर्थ में वो मेरे न्याय, प्रकृति के साथ में जो न्याय होना है और मेरे भीतर जो निर्विरोध, स्वयं में कर्माभ्यास को लेकर निर्विरोधिता, स्वयं में प्रकृति के साथ संबंध को लेकर निर्विरोधिता, वो जो निर्विरोधिता है वो व्यवहार को लेकर पृष्ठभूमि देगी। तो व्यवहाराभ्यास से सहअस्तित्व साक्षात्कार। तो सहअस्तित्व साक्षात्कार होने से फिर सहअस्तित्व में जीवन है और चारों अवस्थाओं का स्वभाव धर्म है। तो जीवन और स्वभाव धर्म की बात करेंगे तो फिर वो आगे जिसको गुणात्मक परिवर्तन में फलता है, मतलब वहाँ फिर जीवन को पहचान पाना, जीवन की अमरता को पहचान पाना, जीवन में स्वभाव धर्म को पहचान पाना, जीवन ही शेष तीनों अवस्थाओं के स्वभाव धर्म को पहचानता है। इस रूप में प्रकृति के स्वभाव धर्म को पहचान पाना, इस अर्थ में साक्षात्कार और अवधारणा का पूरा होना, इस अर्थ में गुणात्मक परिवर्तन होना। तो एक स्टेप ये हो गया जिसको कि बाबा जी ने अपने ऑडियो वीडियो में भी काफ़ी स्पष्टता से बोला कि साक्षात्कार क्या चीज़ का होगा। तो सहअस्तित्व का साक्षात्कार, सहअस्तित्व में जीवन का साक्षात्कार, जीवन में जीवन के स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार, और जीवन ही शेष तीनों अवस्थाओं के स्वभाव धर्म को पहचानता है। तो इस अर्थ में अवधारणा का पूरा होना, और इस जैसे ही अवधारणा का पूरा होना तत्काल बुद्धि आत्मा को पहचानता है, तत्काल आत्मा व्यापक में अनुभूत होता है ना, और तत्काल अनुभव बोध वापस बोध में आता है। हाँ जी भैया, जो ये दूसरे पेज पे आखिरी लाइन है, उत्पादन ही कर्माभ्यास। जब कर्माभ्यास कह रहे हैं तो हम 9 तरह के कर्म की बात कर रहे हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। नहीं, जब उत्पादन ही कर्माभ्यास बोल रहे हैं तो फिर वो छोटा वाला हो, फिर वो 9 नहीं आएगा उसमें। ठीक है, हाँ, फिर 9 नहीं, मतलब यहाँ शरीर से होने वाले की बात कर, शरीर से होने वाले। जब प्रतिफल की बात कर रहे हैं तो शरीर से होने वाले की बात कर रहे हैं। कर्माभ्यास में ये प्रतिफल दे दिया ना, कर्माभ्यास से प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब ही है कि खाने पीने का जुगाड़ हो गया। तो कर्माभ्यास को वो वाला कर्म नहीं है, 9 कर्म वाला ये कर्म नहीं है। कर्माभ्यास का मतलब है श्रम। इसलिए बना कि अगर यहाँ कर्माभ्यास 9 तरह से कह रहे हैं तो फिर विचार को व्यवहार से अलग कैसे हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, हो गया, वैसा नहीं। ये बहुत समझने लायक बात है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। भैया इसके ऊपर में भी क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास कहाँ पे हो? क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास, इच्छा शक्ति में बहुत बढ़िया सूत्र है। इच्छा शक्ति में व्यवहाराभ्यास और शास्त्राभ्यास तथा ज्ञान में, शक्ति में चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। तो पहले अपन क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति को पहचानेंगे। क्रिया शक्ति का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से ऊर्जा का अपव्यय होना, ये क्रिया शक्ति है। आशा, विचार, इच्छा से ऊर्जा का अपव्यय होना, ये क्या बोल दिया, ये इच्छा शक्ति है। और फाइनली साक्षात्कार शुरू हो जाना, ये ज्ञान शक्ति का आरंभ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से ऊर्जा का अपव्यय होता है तो लीकेज हो गया। यदि आशा, विचार, इच्छा में ऊर्जा का लीकेज होता है, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता,
ये इच्छा शक्ति में लीकेज हो गया। तो यदि क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति में लीकेज है तो साक्षात्कार के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो धक्का है ना, वो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति में स्थिर होने से, तो क्रिया शक्ति क्या चीज़ के लिए है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध और हमारा कर्माभ्यास, है ना, मतलब 10 इंद्रियां हो गई। तो फाइनली 10 इंद्रियां किस काम के लिए है? तो 10 इंद्रियां शरीर को बनाए रखने के लिए है, शरीर की सेवा के लिए है, उत्पादन के लिए है। तो जिस अर्थ में 10 इंद्रियां लगना है कर्माभ्यास में, यदि इच्छा उसकी बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो कर्माभ्यास में संतुलित हो जाए। इसलिए कर्माभ्यास करने को चित्त शुद्धि के साथ में जोड़ा गया, क्योंकि ऊर्जा तो है, और यदि ऊर्जा को संभालेंगे नहीं तो वो कहीं ना कहीं अपव्यय होगा। अभी के वातावरण में जो बहुत बड़ा कारण है युवाओं का कि रात को देर तक क्यों जग रहे, क्योंकि दिन भर कोई काम नहीं है, शरीर थकता नहीं है तो नींद नहीं आती है, और रात भर जगेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपव्यय होगा, किसी न किसी स्वरूप में अपव्यय होने की पूरी संभावना है ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो अपव्यय होगा, अब ये अपने भीतर किसी बड़े संकल्प के लिए, किसी पवित्रता के लिए वातावरण नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि इच्छा शक्ति दर्शन की रोशनी में आते ही हमको हर चीज़ के प्रयोजन की जो स्पष्टता होती है, उस अर्थ में कर्माभ्यास का मतलब है कि शरीर की एक ताकत है और शरीर की ताकत का नियोजन किसी सही दिशा में होना है। शरीर का ताकत का नियोजन यदि उत्पादन में नहीं होगा तो वो भोग में जाने के लिए बाध्य है। ये सीधा सूत्र है। तो इसका मतलब है कि क्रिया शक्ति अपने आप में रिस्टोर हो गया है। उसका मतलब है कि कर्माभ्यास पूर्वक इच्छा क्रिया शक्ति का नियंत्रण, व्यवहाराभ्यास पूर्वक इच्छा शक्ति का नियंत्रण। देखो फिर से वही सूत्र बोलूँगा कि उपयोगिता पूरकता पूर्वक जीने से, है ना, काम क्रोध लोभ मोह शद आवेशों का शमन होता है। तो इसका मतलब है कि व्यवहार वो जगह है। और मैं फिर से पुरानी याद आपको दिला सकता हूँ कि कॉलेज टाइम में हमने देखा कि जिस लड़की के साथ हमारा व्यवहार का आदान प्रदान या भाव का आदान प्रदान होने लगता है, उसके साथ शरीर संबंध की कल्पनाएं कम आती या शरीर संबंध पे हमारा ध्यान कम जाता है। इसका मतलब है कि जीवन को तो सुख की तलाश है। यदि उसको बड़ा सुख कनेक्ट हो गया तो छोटे सुख की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। तो व्यवहाराभ्यास तो कर्माभ्यास से एक लेवल का नियंत्रण, व्यवहाराभ्यास से दूसरे लेवल का नियंत्रण। इसलिए परंपरा में सबको भाई बहन बोलो, ये माँ हमारी परंपरा में रिश्तों को कितने दूर तक पहचाना गया। वो मेरा तो उसमें सिस्टम फेल हो जाता है, वो मौसा और क्या क्या तो भी होता है ना। वो इतनी दूर दूर तक रिश्तों को पहचाना है। तो इतनी दूर दूर तक मानव के साथ रिश्तों को पहचानने का अर्थ है कि हर जगह में अपनी उपयोगिता पूरकता को पहचानना, हर जगह में अपने भाव की स्थिति को पहचानना। तो फाइनली दोनों में नियंत्रित होते हैं। तो पहले कर्माभ्यास नियंत्रित होता है, इसके साथ साथ व्यवहाराभ्यास नियंत्रित होता है, तो शास्त्राभ्यास के लिए जगह बनती है। इसलिए मैंने पहले भी कल भी इस बात को जोर से शेयर किया, यदि हमारा चित्त अनुकूल नहीं है तो दर्शन ग्रहण नहीं होगा। आप दिन भर बैठ के, पहले नहीं पढ़ते थे जब कॉलेज टाइम में, पढ़ते रहते थे, लास्ट में क्या हुआ, और पढ़ते पढ़ते भी पता चला गायब हो गया सब, क्योंकि अंदर तो कुछ और चलना शुरू हो गया। तो मन उसमें प्रवेश नहीं लेता है। मन कोई चीज़ को सुनने वाली चीज़ मन है। यदि मन को उसमें रस नहीं आएगा तो मन उसमें प्रवेश नहीं लेता है। और यदि मन को रस कहीं और आ रहा है तो मन यहाँ रस नहीं पाएगा। इसका मतलब पढ़ ही नहीं पाएगा। पढ़ ही नहीं पाएगा मतलब सुन नहीं पाएगा। सुन नहीं पाएगा मतलब सुना नहीं पाएगा। तो मन किसी चीज़ को ग्रहण कर सके उसके लिए उसमें सुख मिलने का अर्थ है कि मानव लक्ष्य मेरा स्वीकारा हुआ है। हर लाइन मानव लक्ष्य के साथ, मेरी जिंदगी के साथ कनेक्ट होते। मेरे सुख के साथ जब तक कुछ कनेक्ट नहीं होगा तब तक मैं उसको सुन नहीं पाऊंगा। तो इस अर्थ में, है ना, तो इस अर्थ में क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। बढ़िया है।
स्थितिवत्ता मतलब उसका स्थिति। हाँ, जैसे परमाणु में जीवन की बात करेंगे तो आत्मा स्थितिवत्ता। आत्मा स्थितिवत्ता मतलब फिर उसमें जीवन की स्थिति का पता चलेगा। स्थिति की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मानव में देखो, यदि मानव के कोर में जाएंगे ना तो मानव, देखो ये एक समझने लायक बात है कि जैसे दर्शन में बाबा ने बहुत क्लियरली इस बात को इंगित किया है कि पशु पांचों इंद्रियों को यूज करता है ताकि 4 विषय पूर्वक जिंदा रह सके। मानव इसके जस्ट उल्टा करता है, 4 विषय को यूज करता है ताकि 5 इंद्रियों को भोग सके। तो मानव के डिजाइन में ही जिंदा रहना है ही नहीं। मानव को जिंदा रहने की याद कब आती है? मेरे को जिंदा रहना ऐसा याद कब आता है? रूटीन में मानव को जिंदा रहना मानव के कंसिडरेशन में है नहीं। या उल्टा करके बोलें कि मानव को जिंदा रहने की आवश्यकता या जिंदा रहने का ध्यान कब आता है? जब मरने का संकट खड़ा होता है। जब तक मरने का संकट खड़ा नहीं हो, चाहे बीमारीवश, एक्सीडेंटवश, है ना, किसी आवेश में, दुर्घटनावश, है ना, मारपीटवश, तब तक उसको ये ध्यान ही नहीं आता है कि मेरे को जिंदा रहना है। तब तक उसका सारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? सुखी कैसे होऊंगा। चाहे वो इंद्रियों से सुखी होने की बात है, चाहे वो संबंध से सुखी होने की बात है, चाहे लक्ष्य के अर्थ में सुखी होने की बात है। तो मानव इतना इवोल्व्ड स्पेसीज है, मानव इतनी विकसित इकाई है कि जिंदा रहना उसकी कंसिडरेशन में ही नहीं है। जिंदा रहना बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। सुखपूर्वक जीने में जिंदा रहना समाहित रहता है। जैसे पशु का फोकस जिंदा रहने है। पशु का, जब पशु को कह रहे हैं कि जीने की आशा, तो उसकी जिंदा रहने की आशा। तो इस अर्थ में बोलेंगे तो मानव इतने इवोल्व्ड स्पेसीज है कि उसका पूरा का पूरा फोकस सुख के साथ में जुड़ा हुआ है। उसमें बाय डिफॉल्ट जिंदा रहना शामिल है। अलग से वो जिंदा रहने के लिए नहीं सोच रहा है। सुबह नाश्ते की सोच रहे हैं, थोड़ा ना सोच रहे हैं जिंदा कैसे रहेंगे। यही सोच रहे हैं आज खाने में क्या स्वाद आने वाला है। ऐसे। हाँ जी, हाँ। ये क्रिया शक्ति के नीचे जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है, समझने के लिए बाध्य है। ये बाध्य मतलब यहाँ पे पीड़ा या दुख जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो चीज के लिए बोल रहे हैं। जिस तथ्य को मानव समझ चुका है वही प्रसिद्ध है। वही प्रसिद्ध का मतलब, इसका सूत्र का इतना ही मतलब है, जिसने जिसको महत्वपूर्ण माना है वो उसके लिए अपना तन मन धन लगाता है। बाध्य है का मतलब है मैंने मान रखा है कि पैसा ही सब कुछ है, तो मैं उसी को समझने के लिए बाध्य हूँ। मैंने मान रखा है कि पद ही सब कुछ है, तो मैं उसको समझने के लिए बाध्य हूँ। तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जिसने जिसको लक्ष्य माना है, और लक्ष्य उसको माना है जहाँ से उसका सुख आता है। उसकी चेतना के स्तर के अनुसार जहाँ से उसने सुख, जिसको उसने सुख का स्रोत माना है, वही उसका लक्ष्य है। तो इस अर्थ में जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, वही प्रसिद्ध है ना। प्रसिद्ध है का मतलब वही उसका स्वीकारा हुआ है। तो लक्ष्य की इंपॉर्टेंस को बताया है ना। आगे चले। भैया 3 में ही ऊपर से 5वां या 6वां लाइन, जो बोल्ड लाइन है, नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। यहाँ पर नियंत्रण व्यापक से नहीं। पहले अपन, कितने लोगों को ये स्पष्ट है कि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, इसको कौन बोलेगा? माइक लो, माइक। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग संतुलन के लिए स्वनियंत्रित रहते हैं, स्वनियंत्रित रहते हुए नियम पूर्वक स्वनियंत्रित रहते हैं। वैसे ही हम लोग कोई भी वस्तु ऐसी करती है जब व्यापक में डूबी भींगी गिरी रहती है,
तो वो संतुलन में मतलब नियंत्रण में रहती है, उसका उद्देश्य संतुलन में रहना होता है। ऐसे ही सत्य, धर्म और न्याय के साथ हो सकता। चलो एक बार उसको ध्यान दे सकते हैं। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य किसको बोल रहे हैं? तो नियम का मतलब है निश्चित आचरण की नियम संज्ञा है। निश्चित आचरण की निरंतरता हो, इसकी नियंत्रण संज्ञा है। निश्चित आचरण की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में है, इसकी संतुलन संज्ञा है। लिखना है तो धीरे धीरे बोलूं। निश्चित आचरण की नियम संज्ञा है। निश्चित आचरण की निरंतरता की नियंत्रण संज्ञा है। निश्चित आचरण की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में है, इसकी संतुलन संज्ञा है। निश्चित आचरण की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में है, इसकी संतुलन संज्ञा है। नेक्स्ट, अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में मानव का मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ भागीदारी का स्वरूप की न्याय संज्ञा है। अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में मानव का मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ भागीदारी के स्वरूप की न्याय संज्ञा है। मानव का मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ भागीदारी के स्वरूप की न्याय संज्ञा है। न्याय की निरंतरता ही अखंड समाज के अर्थ में धर्म की संज्ञा है। न्याय की निरंतरता भयमुक्त समाज के अर्थ में इसकी धर्म संज्ञा है। न्याय की निरंतरता, न्याय की निरंतरता के स्वरूप में अपन अखंड समाज को पा लेते हैं, भयमुक्त समाज को पा लेते हैं। भयमुक्त समाज को धर्म संज्ञा है। भयमुक्त समाज को धर्म कहा तो धर्म सफल हो गया। समाज भय से मुक्त हो गया तो धर्म सफल हो गया। और चारों अवस्थाओं में संतुलन सुनिश्चित हो जाए, ये सत्य प्रमाणित हुआ। चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रमाणित हुआ तो सत्य प्रमाणित हुआ। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये कहा गया कि पदार्थ अवस्था में नियम प्रमाणित है, प्राणावस्था में नियंत्रण प्रमाणित है, जीवावस्था में संतुलन प्रमाणित है, मानव में न्याय धर्म सत्य प्रमाणित है। ठीक है, ये कहा गया। ये ठीक है, फॉलो कर पाए, साथ साथ चल पाए, है ना। इसका मतलब है कि जब हम नियम बोल रहे हैं तो निश्चित आचरण की नियम संज्ञा है। तो निश्चित आचरण की नियम संज्ञा है का मतलब है कि एक परमाणु मूल ऊर्जा में ऊर्जित, मतलब पदार्थ अवस्था से व्यापक वस्तु क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है ना। पदार्थ अवस्था से व्यापक वस्तु क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है, प्राणावस्था में स्पंदनशीलता के रूप में प्रकाशित है,
जीवावस्था में संवेदनशीलता के रूप में प्रकाशित है, भ्रमित ज्ञानावस्था में कल्पनाशीलता के रूप में प्रकाशित है, और जागृत मानव में संज्ञानशीलता के रूप में प्रकाशित है, ऐसा बोला। हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है, उस सूत्र के आधार पर ऐसा निकला। तो अब ये समझ में आ गया कि यदि पदार्थ अवस्था और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में जो व्यक्त प्रभाव है ना, तो उसमें एक परमाणु अपने स्वरूप में व्यक्त हुआ, तो और वो लगातार, क्योंकि मूल ऊर्जा नित्य प्रभावी है इसलिए वो उसी स्वरूप में बना रहता है, तो निश्चित आचरण को हमने नियम के रूप में पहचाना। तो निश्चित आचरण को नियम के रूप में पहचाना। नियम कोई वस्तु है क्या? नियम न्याय धर्म, नियम न्याय धर्म ये स्वयं में कोई इकाई है? नियम न्याय धर्म सत्य है ना, ये इकाई है? भाई दो ही चीजें हैं, या तो इकाई है या व्यापक वस्तु है। तो इकाई तो नहीं है, लेकिन व्यापक वस्तु और इकाई के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव के रूप में हम नियम न्याय संतुलन को पहचानते हैं। नियम अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? तो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य ये अपने आप में सीमित वस्तु नहीं है, है ना। तो इसको कहा कि व्यापक वस्तु है ना, पदार्थ अवस्था से क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है। तो क्रियाशीलता एक व्यापक और इकाई का सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव है, उसको हमने आचरण के रूप में पहचाना। लेकिन आचरण अपने आप में इकाई नहीं है, आचरण स्वयं में इकाई नहीं है। तो इसलिए कहा कि मतलब मूल रूप में जो प्रभाव है वो व्यापक वस्तु का उसमें लाक्षणिकता दिखाई देता है। तो इस अर्थ में उसको हमने नियम के रूप में पहचाना है। निश्चित आचरण की निरंतरता हो तो इससे हम कहते हैं कि इकाई नियंत्रित है। एक आदमी वैसे ही आचरण करता है, आज वैसे ही किया, आज अच्छा आचरण किया, कल अच्छा आचरण नहीं किया, तो हम कहेंगे कि आदमी अपने आचरण में नियंत्रित नहीं है। तो आचरण की निरंतरता ही उसका नियंत्रण है। और वो आचरण की निरंतरता संतुलन के अर्थ में है। पदार्थ अवस्था में पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के क्रम में देखेंगे तो नियम नियंत्रण संतुलन की बात समझ में आई। उसी तरह से जब मानव की बात करेंगे तो मानव निश्चित आचरण के साथ होगा कि नहीं होगा? एक जागृत मानव की बात करें तो मानव निश्चित आचरण के साथ होगा, तो वो अपने नियम में है। एक मानव में निश्चित आचरण की निरंतरता है तो वो नियंत्रित है, और मानव का आचरण अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में है तो अपने आचरण में संतुलित है। तो एक मानव अपने में निश्चित आचरण के साथ, उसकी निरंतरता के साथ और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप को पहचानते हुए मानव और प्रकृति के साथ में व्यक्त होता है, इसका नाम न्याय है। तो जब न्याय बोल रहे हैं तो नियम नियंत्रण संतुलन उसमें समाहित है। जब धर्म बोल रहे हैं तो नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय उसमें समाहित है। हाँ, ये बात ध्यान में रखने की है। जब न्याय धर्म सत्य का सेट यूज करते हैं तो ये मानव धर्म के अर्थ में है। जब न्याय धर्म सत्य का सेट यूज करते हैं तो ये यहाँ पे धर्म का मतलब भयमुक्त समाज है, अखंड समाज है। जब चारों अवस्थाओं का धर्म यूज करते हैं, वहाँ जब धर्म शब्द जो है चारों अवस्थाओं के धर्म के स्वरूप में यूज होता है, तो पदार्थ अवस्था का धर्म, प्राणावस्था का धर्म, जीवावस्था का धर्म और ज्ञानावस्था का धर्म। जब चार अवस्थाओं के धर्म की बात करते हैं तो चार अवस्थाओं का धर्म अलग अलग है। जब न्याय धर्म सत्य की बात करते हैं तो यहाँ पे धर्म जो है मानव धर्म है ना। इसलिए न्याय का मतलब है कि मानव और शेष प्रकृति के साथ में न्याय अपनी अखंडता सार्वभौमता को पहचान के जीना, और मानव का मानव की परस्परता में भयमुक्त समाज के रूप में हो जाना, तो धर्म सफल हो गया। तो मानव में न्याय धर्म सत्य सफल होता है। मानव न्याय धर्म सत्य को पहचानता है, मानव न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करता है ना। तो पदार्थ अवस्था नियम को प्रमाणित करती है ना, और प्राणावस्था नियंत्रण को प्रमाणित करती है, जीवावस्था संतुलन को प्रमाणित करती है, मानव न्याय को और धर्म को और सत्य को प्रमाणित करता है। तो अब समझ सकते हैं
कि नियंत्रण को व्यंजित करने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। ये नियंत्रण प्रसारित हो रहा है। तो नियंत्रण का मतलब है कि निश्चित आचरण की जो निरंतरता है पदार्थावस्था में, प्राणावस्था में, जीवावस्था में, ज्ञानावस्था में, उसको प्रसारण करना ही शास्त्र है। बढ़िया। ठीक है। तीसरा में एक लास्ट एक शब्द है आगंतुक अथवा भ्रमित प्रवृत्ति तक भावी, मतलब ये हाँ। 6वें 7वें पैराग्राफ में चैतन्य प्रकृति रूपी मानव द्वारा लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव ही संस्कार है। हाँ। आगंतुक अथवा भ्रमित प्रवृत्ति तक भावी है। तो ये आगंतुक मतलब लिख दिया, पुराना शब्द यूज हुआ है, लिख दिया है भ्रमित प्रवृत्ति, खत्म बात। ठीक हो गया। तो चैतन्य प्रकृति द्वारा मान लक्ष्य के अर्थ में देखो, जब दर्शन में लक्ष्य, जब दर्शन में संस्कार बोल रहे हैं तो वो बोध है। जब परंपरा में सुसंस्कार कुसंस्कार बोल रहे हैं तो वो चित्रण है ना। जब परंपरा में सुसंस्कार बोल रहे हैं तो अच्छी मान्यताएं हैं, कुसंस्कार बोल रहे हैं तो खराब मान्यताएं हैं। और जब दर्शन में संस्कार शब्द यूज कर रहे हैं तो वो अनुभव मूलक बोध है या साक्षात्कार बोध मिनिमम है, क्योंकि ये लक्ष्य के अर्थ में मान्यताएं हैं। संस्कार का मतलब है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां। तो यदि वो मानव लक्ष्य के अर्थ में स्वीकृतियां हैं तो वो संस्कार है, तो वो बेसिकली मिनिमम साक्षात्कार बोध, नहीं तो अनुभव मूलक बोध है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि ये 9:30 का समय कोई बहुत कैसे डिसाइड हुआ है? टेक्निकली डिसाइड हुआ है, कुछ इसमें सीमाएं हैं? तो यदि हम इसको 9 बजे करें तो है जल्दी हो जाएगा? अच्छा, बच्चे बजे जाते हैं, वही पूछ रहा था, वही पूछ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम 12:30 बजे जाएंगे इसलिए पूछ रहा था। क्या है कि पृष्ठभूमि रहती है हर चीज के पीछे कोई। आज 12:30 बजे जाना पड़ेगा, थोड़ा मानव तीर्थ हम लोग जा रहे हैं, संकेत भैया, मैं और सुरेंद्रपाल जी। तो इसलिए पूछ रहा था कि रोज भी 4-5 दिन और है तो आधा घंटा और एक्सटेंड हो जाएगा। टी ब्रेक हो गया? अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार।